नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। तो देखो आज सक्सेस क्लासेस आपके लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जो इसमें हम देखो पिछले 27 साल के जो एमसीक्यू हैं आईएएस एग्जाम के लिए वो सारे कवर करेंगे हिंदी माध्यम में। हिंदी माध्यम में जनरली अवेलेबल नहीं होता लेकिन हम जो कि हिंदी माध्यम में सारे क्वेश्चन वगैरह को देखेंगे और उसको डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि कैसे कौन-सा ऑप्शन गलत है, कौन-सा सही है तो क्यों सही है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और इसको हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज़। जैसे अभी देखो जो अब हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री या फिर प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे। अब जब प्राचीन भारत के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएँगे तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री इसी तरह से जो कि अपना ये चलता रहेगा क्रम और सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। तो उम्मीद है आपको ये इनिशिएटिव पसंद आएगा। जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए नीचे सब्सक्राइब बटन रहेगा, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सिविल वाला सक्सेस करने से इसी तरह और भी चीज़ें आपके लिए लाता रहेगा। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा जो कि मेंस के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह चलाई जाती है। मेंस जीएस और ऑप्शनल ध्यान रखिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ठीक है? कौन-सा ऑप्शनल? सोशियोलॉजी ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज चलाया जाता है जो कि पेड है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं इससे और बहुत सारा बेनिफिट उनको मिला है। आप भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो कि कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। चलिए एंशिएंट हिस्ट्री शुरुआत करते हैं। आज से देखते हैं कि हमारा क्या-क्या इसमें क्वेश्चन है। चलिए एंशिएंट हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं जो संस्कृत नाटक लिखे गए गुप्त काल में? उसमें जो स्त्री और शूद्र का मेंशन है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। ये क्वेश्चन आपका पीटी 1995 का। तो ऑप्शन ए है आपका संस्कृत, प्राकृत, पाली और शौरसेनी। अगर आप देखेंगे तो गुप्त काल तक जो कि लोग जो कि खासकर जो स्त्रियाँ थी और शूद्र थे और जो समाज के निम्न वर्ग के लोग थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे और इस समय लिखे गए नाटकों में भी इनको प्राकृत भाषा के हिसाब से ही मेंशन किया गया है, बताया गया ये प्राकृत भाषा के हिसाब से ही बोलते थे। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ध्यान दीजिएगा जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं अक्सर। कभी-कभी सेम क्वेश्चन होता है उसके स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना के फिर बाकी के स्टेटमेंट दे देता है या स्टेटमेंट को हेर-फेर करके दे देता है। तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन अच्छे से करते हैं तो आपको जो कि हर साल पीटी में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन रिपीटेड ही मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री का। 1-2 एक-आध नए होंगे, बाकी जो होंगे 2-3 वो रिपीट होंगे किसी न किसी तरीके से, ठीक है? तो पहला का आंसर बी है प्राकृत। यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि गुप्त काल के नाटकों में निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग खासकर शूद्र जैसे थे तथा स्त्रियाँ थीं, प्राकृत बोलते थे जबकि उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते हैं। जिससे पता चलता है कि संस्कृत गुप्तकालीन उच्च वर्गों की भाषा थी, जबकि निम्न वर्गों के लिए प्राकृत बोलते थे। तो याद रखना कि गुप्त काल में जो कि लोग उच्च वर्ग के जो लोग थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ये भी आपका 1995 का है ये है ट तो देखो यहाँ बोला है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। अशोक का उनके जो शिलालेख हैं उसमें सामान्यतः उनका जो अधिकतर नाम मिलता है वो क्या है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। तो जो इसका सिंपल आंसर है प्रियदर्शी आप सभी को पता होगा। और इनका देखो एक और नाम भी है देवनाम प्रिय, ठीक है? देवनाम प्रिय और जो देवनाम प्रिय है ये देखो लुम्बिनी के जो माइनर पिलर होते हैं वहाँ से भी देखने को मिलता है और जो मास्की का शिलालेख है कर्नाटक में वहाँ पे भी इनका नाम देवनाम प्रिय मेंशन है। तो हो सकता है आज प्रियदर्शी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है देवनाम प्रिय पूछ ले, किसका नाम है? सिंपल होगा अशोक का लेकिन कहाँ पे मेंशन है तो मास्की जो आपका एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट है वहाँ से और लुम्बिनी का जो माइनर पिलर है वहाँ पे भी जो कि देवनाम प्रिय मेंशन है अशोक का नाम। ठीक है? तो ये बात यहाँ पे कुछ बताई जा रही है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ये भी ईज़ी क्वेश्चन है। नागर, द्रविड़ और बेसर ये क्या है? आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो बोला है कि भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जाति समूह हैं। क्या यह 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है? क्या ये भाषा वर्ग है? थर्ड बोला जा रहा है आपका कि भारतीय मंदिर वास्तु के 3 मुख्य शैलियाँ हैं। क्या ये मंदिर की 3 मुख्य शैलियाँ यानी मंदिर निर्माण से संबंधित 3 मुख्य शैलियाँ हैं? फोर्थ बोला कि भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने हैं। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। यह देखो मंदिर निर्माण यानी मंदिर वास्तु की जो कि 3 शैलियाँ हैं। नागर शैली जो कि आपका उत्तर भारत में फेमस था। इस शैली के निर्माण में मतलब कि इनकी जो देखो निर्माण प्रक्रिया होगी ना मंदिर का आकार, रूप पर थोड़ा-सा उसमें थोड़ा-सा चेंजेस मिलेंगे। खासकर इसका जो शिखर होता है, विमान जिसको बोलते हैं, ये कहीं-कहीं ऐसे होगा, कहीं ऐसे-ऐसे होगा, कहीं नीचे ज़्यादा चौड़ा होगा, ऊपर कम चौड़ा इस तरह से होता है। तो ये थोड़ी बहुत बनावट के हिसाब से इसको 3 भाग में डिवाइड किया। न उत्तर भारत में नागर शैली चलती है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली चलती है और मध्य भारत में जो कि बेसर शैली प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ये यहाँ मंदिर की शैली हमने देख लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक था। किसका द्योतक है, यानी यवन प्रिय किसको संबोधित करता था? तो ऑप्शन ए बोला गया कि एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का था। सेकंड बोला जा रहा है कि हाथी दांत का। थर्ड बोला जा रहा है नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों से संबंधित है। और डी बोला जा रहा है काली मिर्च से। तो देखो जो यवन प्रिय है वो आपका काली मिर्च से संबंधित है। एक्सप्रेशन में आपको और क्लियर हो जाएगा। यवन जो कि इंडो ग्रीक थे जिनको काली मिर्च बहुत पसंद पसंद था, इसलिए काली मिर्च को यवन प्रिय के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यवन जो थे ये काली मिर्च को पसंद करते थे बहुत ज्यादा मसाले के रूप में, तो इसलिए इनको इस काली मिर्च को यवन प्रिय नाम दे दिया गया। काली मिर्च के बदले आराम से बहुमूल्य, ये राम नहीं ये आराम यहाँ पर होगा, आराम से बहुमूल्य धातु प्राप्त होता था। जो भारतीय होते थे उनको सोना चांदी बहुत सारे जो बहुमूल्य चीजें होती थी वो प्राप्त होता था काली मिर्च सेल करने के बाद। इस समय व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था, यानी कि अगर व्यापार देखेंगे तो भारत के हिसाब से सरप्लस था, भारत के पास इसके काफी एडवांटेज थे जब इंडो ग्रीक से हमारा व्यापार होता था। तो ये यवन पीढ़ी काली मिर्च को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? इजी क्वेश्चन अगर आप समझ सके तो। महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। तो देखो जो अणुव्रत सिद्धांत है आपका ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म ने जो कि प्रस्तुत किया था। अब देख लेते हैं यहाँ पे जैन धर्म की 5 मुख्य शिक्षाएं थी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को अणुव्रत कहा जाता है, यानी जो इनकी 5 मुख्य शिक्षाएं थी उसी को अणुव्रत कहा जाता है। और इस अणुव्रत में कौन कौन से आते हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह मतलब चोरी ना करना, अस्तेय मतलब अपरिग्रह मतलब इकट्ठा ना करना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। ठीक है, किसी मतलब कि जो होता है ना बहुत ज्यादा जैसे कि किसी को, जैसे 10 लोग हैं, ठीक है, और आपके पास 10 रोटी है, तो ऐसा नहीं कि एक लोग जो कि मौका देख के 10 रोटी पे पास रख ले और बाकी लोग भूखे रहे, नहीं, तो जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही आप यूज कीजिए, बाकी जो कि छोड़ दीजिए, तो इसी को बोला जाता है अपरिग्रह। ठीक है, नेक्स्ट चलते अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कह रहा है कि आपसे कि हिंद, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हिंद, जिसको भारत कह रहा है, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है यहाँ पे यूनानियों ने, बी ने रोमन वासियों ने, सी है चीनियों ने, डी है अरबों ने। तो देखो सबसे पहले हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग जो कि अरबों ने किया था। क्यों? क्योंकि जो अरबी थे वो देखो भारत को सिंधु नदी के आधार पर जानते थे, क्योंकि सिंधु नदी बहती थी, तो ये श नहीं बोलते थे, श की जगह पे ह बोलते थे, यानी श को ह बोलते थे, तो सिंधु से हिंदू निकला है और यहाँ सिंधु नदी के किनारे रहने वालों को हिंदूवासी बोला गया। तो ये अरबों द्वारा जो कि सबसे पहले जो कि हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गंगोल, लीलावती या सावित्री? अगर इसका आंसर देखेंगे तो इसका सिंपल क्वेश्चन है, लोपामुद्रा इसका आंसर है। ठीक है, और आगे भी देखते हैं और भी है, इनका नाम आप याद रखिएगा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, विश्ववारा और निवावरी आदि विदेशियों ने वेद मंत्रों की रचना की, यानी कि वैदिक रचनाओं की, वैदिक जो ऋचाएं थी उनकी रचना की किन्होंने किन्होंने? नाम याद रखिएगा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, विश्ववारा और निवावरी। हो सकता है आप ये 3 नाम से काफी फेमिलियर हो, इनको जानते हो, पर ये 3 नाम भी याद रखिएगा, सिक्ता, विश्ववारा और निवावरी। ठीक है, ये भी विद्वान थी, महिला विद्वान थी जो वेद मंत्रों की रचना करती थी। इससे पता चलता है कि ऋग वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो ये भी स्टेटमेंट हो सकता है कि क्या ऋग वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ये सही है कि गलती है, ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको मिलान करने के लिए है, जिसमें आपको सही उत्तर चुनना है। तो पहला बोला जा रहा है कि विक्रम संवत, तो विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? ये आपको 5 दिया, 5 में से 4 से मैच होगा, ध्यान रखिएगा। तो जो आपका विक्रम संवत है ये आपका 58 ईसा पूर्व विक्रमादित्य द्वारा, जो कि मालवा के शासक थे, उनके द्वारा जो कि स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए का 4th मिला है, ओके। और उसके बाद है आपका शक संवत। शक संवत अगर हम देखें तो 78 ईसा पूर्व था आपका, ए से 3 बी का 3 मिल रहा है। और जो शक संवत है इसे देखो कुषाण जो शासक था उसके द्वारा जो कि चलाया जा रहा है, और आज हम जो कि इसी संवत को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमको 2 मिला कि ए का 4th हो गया, बी का 3 हो गया। ठीक है, गुप्त संवत अगर देखें आप, तो जो गुप्त संवत है वो 320 ईसा पूर्व से चलता था, जो कि आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके द्वारा जो कि ये चलाया जा रहा था। ठीक है,
और उनके द्वारा स्थापित किया गया था। अब फोर्थ है आपका कली संवत जो कि 3102 ईसा पूर्व यानी कि फोर्थ सही है। तो अगर इस बेस पे हम देखें कि ए का, अगर आप देखें तो ए का फोर्थ है, तो ए का फोर्थ कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सी और डी में से कोई एक होगा। अब बी का देखते क्या था, शक संवत का था 78 ईसा पूर्व यानी बी का थर्ड था। ठीक है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, तो ए का फोर्थ और बी का थर्ड देखो डी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा यही वाला सही होगा ऑप्शन। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे वही कि जो सी का सेकंड होगा देख लो, गुप्त संवत सेकंड 320 ईसा पूर्व, और डी का एक 3102, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछा जा सके, या तो फिर क्रम भी पूछा जा सकता है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, इस तरह से। तो आप ये डेट ईयर भी याद कीजिएगा। और अभी वर्तमान में जो कि आपका शक संवत को, यहाँ देखो शक संवत को भारत का शब्दीय संवत भी कहा जाता है, तो इस तरह से चल रहा है। अब देखो यहाँ काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, मीमांसा दर्शन से पूछा गया है। इस तरह से यूपीएससी काफी क्वेश्चन पूछती है इस तरह की फिलोसफी पे। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? मीमांसा जो फिलोसफी है उसके अनुसार बताता है कि मोक्ष कैसे हमको मिलेगा, ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा, योग द्वारा, या फिर कर्म द्वारा। तो देखो जो मीमांसा दर्शन है वो कर्म पर अधिक बल देती है, बोलती है कि व्यक्ति अगर अपना कर्म सही से करेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, बाकी जो और मीमांसा दर्शन है उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। आगे क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग निश्चित तौर पर उसको डिस्कस करेंगे। तो मीमांसा दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति कर्म द्वारा संभव है, उल्लेखित किया गया है ऐसा। इसमें ज्ञान का स्थान पर वैदिक कर्मों एवं अनुष्ठानों को ही वरीयता दी जाती है, यानी कर्म कौन सा, जो वैदिक अनुष्ठान वगैरह कर्म वगैरह है उसी के लिए। और मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन? जैमिनी थे, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट स्टेटमेंट यही आ जाए कि मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कोई और नाम दे दे या फिर जैमिनी दे दे। तो अगर जैमिनी देता है तो ये सही रहता है, तो जैमिनी नाम याद रखिएगा, मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चोल का, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि चोल काल से संबंधित है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं के देवताओं की आकृति प्राय थी, यानी जो आपका जो नटराज की मूर्ति, कांस्य की मूर्तियां होती थी, उनका आकार प्राय क्या था? अष्टभुज, षटभुज, चतुर्भुज या द्विभुज, यानी उनकी कितनी भुजाएं होती थी? तो उनके इन मूर्तियों की भुजाओं देखोगे तो आपको चतुर्भुज ही मैक्सिमम देखने को मिलती थी, जो कि कांस्य से अधिकतर निर्मित थी। और ये कब निर्मित थी याद रखिएगा, नटराज की मूर्ति चोल काल में जो कि निर्मित की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोला जाए कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी जो आरंभिक वैदिक साहित्य है उसमें सबसे अधिक किस नदी का जिक्र है? तो उसमें अगर आप देखेंगे सबसे अधिक जो कि सिंधु नदी का जिक्र है, उसके बाद जो कि सरस्वती का है, और गंगा नदी का एक बार मेंशन है उसमें। ठीक है, तो इस तरह से सबसे अधिक जो कि सिंधु नदी का मेंशन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी का सिर्फ एक बार जो कि जिक्र किया गया, जबकि यमुना का 3 बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा आरंभिक वैदिक साहित्य में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोला जाता है आपका कि निम्न में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र। अब देखो ये चार आपको दिया गया है कि इसमें बोला कि आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं, यानी कि एक आपका बौद्ध से संबंधित है, बाकी 3 जो कि जैन साहित्य से संबंधित है। तो जो आपका थेरी गाथा है ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है, तो आपसे पूछा कौन सा भाग नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बाकी जो आपका आचारांग सूत्र है, सूत्र कृतांग है, बृहत कल्प सूत्र, ये तीनों जो कि जैन सूत्र से संबंधित है। और इस पे जो कि क्वेश्चन जो कि 2020 या 21 में ही जो कि दोबारा इस इन्हीं ऑप्शन को देख के जो कि पूछा गया था। तो यूपीएससी जो कि अपने क्वेश्चन रिपीट करती है, तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आज पूछ लिया जाए तो हम सब सोचेंगे यार इतना कौन डिटेल में पढ़ता है, ये कहाँ से आ गया? भाई ये आया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री की काफी अच्छे से तैयार करते हो तो आपको निश्चित तौर पे अगर 4 क्वेश्चन पूछते हैं तो 2 तो इजीली करके जाओगे, 2 की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका थेरी गाथा जो कि बौद्ध से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, और ये तीनों जैन से। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि थेरी गाथा मिलान करने का किससे संबंधित, बौद्ध है जैन से संबंधित है, केवल स्टेटमेंट दे दे थेरी गाथा संबंधित है जैन से, बौद्ध से, और बाकी और भी दे दे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बौद्ध से संबंधित है, और ये तीनों नाम याद रखिएगा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र, तीनों जो कि आपका जैन साहित्य से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोलता है, निम्न में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? यानी कि जो दोनों में कॉमन है उसको बताना है। बोला जा रहा है पहला स्टेटमेंट कि तप और भोग का अति का परिहार, यानी कि तप और भोग अत्यधिक नहीं करना है, इसका त्याग करना, परिहार मतलब त्याग करना होता है। अत्यधिक तप और भोग करने की जो प्रवृत्ति है उसको त्याग करना। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखो जैन धर्म तो बिल्कुल तौर पे बोलता है कि तप और भोग हमको जो कि अत्यधिक मतलब कि तपस्या अत्यधिक करना चाहिए,
ठीक है? अधिक से अधिक अपने शरीर को तपाना चाहिए, इस तरह की बात करता है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है ना, वो मध्यम मार्ग की बात करता है। अगर आपको याद होगा बौद्ध धर्म में आपने मध्यम मार्ग पढ़ा होगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पूजा-पाठ कीजिए अपने मन को शांति रखने के लिए, लेकिन बहुत अति नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करना है, ये सब चीज़ें नहीं करना है। थोड़ा बहुत कीजिए, जितना आपसे हो सकता है, जितने जितने में आप सक्षम हो। इसी वजह से बौद्ध धर्म काफ़ी जो कि तेज़ी से प्रसारित भी हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों में कॉमन नहीं है। सेकंड, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, जी हाँ, वेद की जो प्रामाणिकता है उसको हम नहीं मानेंगे, ये तो सही है। थर्ड, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, जी हाँ, कर्म कांड करेंगे तो उससे आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें, तो उसको उसको न मानना। जी। फोर्थ है प्राणियों की हिंसा का निषेध, जी हाँ, अहिंसा का समर्थन जो कि दोनों करते हैं, जैन धर्म जो कि कुछ ज़्यादा ही मतलब कि कहते हैं ना अति के रूप में करता है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम भाग के आधार पे। तो 2, 3, 4 से ये 1 वाला गलत है, ऑप्शन नंबर देखो बी सही हो जाएगा, 2, 3, 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्न में शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? यानी कि 4 शब्द दिए गए, उनमें से कोई एक है जो इससे समान नहीं है, वो अलग है। कुल, वंश, कोश, गोत्र। अगर देखो जो नॉर्थ इंडिया के लोग होंगे, खासकर जो रूरल इंडिया से होंगे, तो उनको पता होगा कुल परिवार होता है, वंश जो कि परिवार में चलता है, गोत्र भी जो कि परिवार का एक वो कुछ कह लो कि होता है ना कि किस गोत्र परिवार, ठीक है, कि इनका गोत्र क्या है, शादी विवाह के टाइम पूछा जाता है, क्योंकि समान गोत्र में शादी नहीं की जाती है। तो इस तरह की बातें हैं नॉर्थ इंडिया में खासकर। तो ये तीनों देखो कॉमन है, परिवार से संबंधित है, जबकि आपका ये जो कोश है ये खजाना की बात की जाती है अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य ने कहा था अपने सप्तांग या अष्टांग, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के तहत राज्य के लिए कोश का महत्वपूर्ण अंग बताया था। तो सप्तांग सिद्धांत भी पूछ सकता है किससे संबंधित है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित है। देखो नाम अर्थशास्त्र नहीं, आर्थिक क्रियाकलाप नहीं, इसमें राजनीतिक ज्ञान है सारा, कि राजनीति किस तरह से चलनी चाहिए, राजा का प्रजा कैसे चलना चाहिए, कैसे प्रजा को रहना चाहिए, कैसे राजा को रहना चाहिए, तो ये सारी बातें हैं राजनीतिक रूप से। तो अर्थशास्त्र नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये राजनीतिक रूप से सारी चीजें हैं। तो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य का है, अर्थशास्त्र में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ठीक है, आयुर्विज्ञान की रचना किसने की है? तो इसका सिंपल आंसर है सुश्रुत ने। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, अब इससे आपको तो एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कब किए थे, गुप्त काल में। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कि इन्होंने कब किया था, मौर्य काल में, गुप्त काल में, ये सब चीजें। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या होगा, गुप्त काल में। इन्होंने गुप्त काल में रचना की थी सुश्रुत ने आयुर्विज्ञान की रचना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सुश्रुत गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना सुश्रुत संहिता के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो रचना थी उसका क्या नाम था, सुश्रुत संहिता, जो कि किससे संबंधित है, आयुर्विज्ञान से। इनका काल चरक के बाद आता है। ठीक है, यानी चरक इनके पहले आते हैं, सुश्रुत जो कि उसके बाद आते हैं। चरक को शल्य चिकित्सा एवं प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। इन्होंने शल्य चिकित्सा के 121 उपकरणों का उल्लेख किया है, कि मतलब किस तरह के जो हम बोलते हैं ना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो उस टाइम उन्होंने 121 मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिए थे, जिससे कोई मेडिकल की चीजें की जा सकती हैं, सर्जरी वगैरह भी की जा सकती है। तो प्लास्टिक सर्जरी का भी इन्होंने उस टाइम तक खोज कर लिया था, जो कि आज अभी इवन आज से 20-30 साल पहले कर चुके हैं। यानी कि इतने साल पहले जो कि उन्होंने उस टाइम कर लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जाएगा, निम्न में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित, यानी कि जो आपका शिष्ट शिष्ट चट्टान होता है, उसके माध्यम से प्रयोग किया गया है, यानी किस मूर्ति कला में शिष्ट चट्टान का प्रयोग किया गया है, जिसको हिंदी बोला जाता है कि हरित स्तरित चट्टान। तो ये देखो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका गांधार मूर्ति कला है। गांधार मूर्ति कला में जो कि शिष्ट शैल का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गांधार मूर्ति कला और ये सब मूर्ति कला आगे क्वेश्चन आएंगे तो इसके बारे में हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि यह कला कुषाण काल में पनपी और विकसित हुई थी, यानी कि जो आपका ये शिष्ट से संबंधित पत्थरों से बनाने की गंधार मूर्ति कला है, यह किसमें विकसित हुई थी, कुषाण काल में विकसित थी, उसी में स्टार्ट हुई और उसी में विकसित हुई थी। इस कला में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। यह मूर्ति कला यूनानी रोमन कला से प्रभावित थी, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका जो आपका गंधार मूर्ति कला वो यूनानी रोमन कला से प्रभावित थी, बुद्ध की मूर्तियां बनती थी, और ये कुषाण काल में स्टार्ट हुई थी और उसी में विकसित हुई थी। तो ये हमने देख लिया कुछ इन्फॉर्मेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोला है आपसे, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? यानी कि अगर कोई पति है, उसने अपनी पत्नी को त्याग दे दिया है, तो वो पत्नी जो कि अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है, विवाह विच्छेद मतलब डाइवोर्स लेने का अनुमति था। तो किसमें ये बात मेंशन किया गया है,
ये बात मेंशन किया गया अर्थशास्त्र जो कि आपका कौटिल्य का है, ठीक है? वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपका मिलान के लिए आ गया है। इस पे ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ जो रचनाकार होते हैं जिन्होंने कुछ रचना की है, फिर ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कुछ काम है कि उन्होंने क्या-क्या काम किया, किसके लिए वो प्रसिद्ध है इतिहास में, तो वो ध्यान रखिएगा मैचिंग के लिए आ जाता है। तो आपको सही सही उत्तर चुनना है, ध्यान रखिएगा। तो पहला यहाँ पर आ रहा है आपका, एक सेकंड से कर लूँ तो सही रहेगा, हाँ, विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त क्या है, क्या करते थे, नाटक की रचना ज़्यादातर करते थे। ए का 2 होगा, ए का 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यानी कि बी और सी में से कोई है मेरा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ए का 2 है। अब यहाँ पे उसके बाद देखो वराहमिहिर, वराहमिहिर जो है कि आपका ये खगोल विज्ञान से संबंधित है। बी का 3 हो जाएगा, यानी यहाँ मैच करें, यहाँ नहीं मैच करें, तो बी भी नहीं होगा, हमारा सी और ऑप्शन। देखो 2 स्टेटमेंट से हम समझ गए तुम्हारा सही कौन-सा है। तो अब बाकी देख लेते हैं। चरक, चरक हमने अभी पढ़ा था, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है, तो सी का 1। और ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त जो कि गणित से संबंधित है, डी का 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि चरक का संबंध चिकित्सा से है, जिन्होंने शल्य चिकित्सा को विकसित किया एवं चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम विश्वसनीय पुस्तक चरक संहिता की रचना की। विशाख दत्त का संबंध नाटक से है, जिसने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी, विशाख दत्त ने, ये ध्यान रखिएगा। वराहमिहिर का संबंध खगोल विज्ञान से है, जिन्होंने बृहद संहिता, बृहद जातक और लघु जातक, पंच सिद्धांतिका आदि की रचना की है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो इनकी रचना है वराहमिहिर की, ये पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहद संहिता, बृहद जातक, ये हो सकता है पूछ ले कल को कि ये किसने, इसकी रचना कौन किया है, किसी एक को देके। तो इसकी रचना वराहमिहिर की थी, और ये भी पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित है ये रचना, ये खगोल विज्ञान से संबंधित है सारे, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसका बोला जाए कि यहाँ पे देखो बोला जाए कि गुप्त, ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से, जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की है। ब्रह्म सिद्धांत का किससे संबंध है, गणित से है। इसकी रचना कौन किया है, ब्रह्मगुप्त ने किया है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, ये ऐसे टॉपिक है जो अक्सर जो कि आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोजॉनिक विषयक धारणा के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार, यानी कि प्राचीन भारत के अनुसार जो कॉस्मोजॉनिक थे उनके हिसाब से जो कि 4 क्रम है, यानी 4 युग है, उसका क्रम क्या है। तो पहला है आपका स्टेटमेंट द्वापर, कृत, त्रेता और कली। अगर हम याद रखें तो, अगर हमको देखो कृत तो नहीं हमने कभी सुना है, लेकिन हाँ ये सुना है कि कि त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सुना है। ये जो एक क्रम हमको याद होता है, एक जो क्रम याद होता है, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये इसी का क्रम है। तो इसके बाद ये आता है, तो देखो त्रेता के बाद कली आएगा नहीं, इसके बाद तो द्वापर आना चाहिए, अगर तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो त्रेता के बाद द्वापर कहाँ पर है, पहले द्वापर हो गया त्रेता बाद में, तो ये गलत हो जाएगा। फिर त्रेता के बाद द्वापर यहाँ पर है, कली यहाँ पर, ये हो सकता है। यहाँ पे पहले द्वापर फिर कली, गलत हो गया। त्रेता पहले है, त्रेता पहले नहीं होगा, जो कि पहले जो कि आपका, हाँ त्रेता पहले होगा, द्वापर पहले होगा, फिर कलयुग है लास्ट, अभी चल ही रहा है, तो कृत अभी तो आया नहीं है, या ये हो सकता है भविष्य का हो, या फिर ये सबसे पहले हो। तो अगर ये अभी भी कंफ्यूजन बना है तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कृत सबसे पहले था, उसके बाद त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर अभी वर्तमान का कलयुग चल रहा है। ये 4 युग जो कि बताए गए हैं हमारे आपके प्राचीन भारत में, ठीक है। कृत, त्रेता, द्वापर, कली। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्न में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित में रहता है, यानी देवदासी संस्था के संदर्भ में उस टाइम 1995 में कुछ न्यूज रहा होगा, तो ये है जगन्नाथपुरी मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो कि देवदासी प्रथा का जो कि प्रचलन था, देवदासी करने में तो क्या होता था, कुछ लोग जो होते थे अपनी बेटियों को मंदिर की सेवा के लिए लगा देते थे, और वो मंदिरों, वो जो लड़कियां होती थी वो अपना पूरा जीवन मंदिर को ही समर्पित करती थी, वहाँ पर नृत्य वगैरह करना, भगवान की पूजा अर्चना करना, ये सारी चीज़ें होती थी। तो इसी को देवदासी प्रथा बोला गया था, जो कि अब बैन हो गया है इंडिया में। तो जगन्नाथ मंदिर पूरी इससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो कल देखेंगे आगे क्वेश्चन, अभी के 20 क्वेश्चन रखते हैं, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और जो भी सारे मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़िए।